हेलो लिसनर्स। हेलो बच्चों। वी आर डूइंग आवर चैप्टर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स इन आवर हिस्ट्री बुक आवर पास्ट पार्ट 2 फॉर क्लास 7। भाई हम चैप्टर 6 का जो है नगर व्यापारी और शिल्पी कक्षा 7 की इतिहास की किताब हमारे अतीत भाग 2 में पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था भाई different towns at that time which were famous. Then how were they famous? They were used as administrative centers. Then the towns which were used to be as temple towns or pilgrimage centers. Then we have seen how the lost wax technique was used to make any bronze sculpture. Then network of small towns, the scene of a market. Then how in which ways the taxes were collected. There were two type of taxes. Then traders, big and small, how they traded, which type of trade they were done. Then Kabul, what was Kabul and how it was famous in trading. Then crafting towns. Then a picture of Zari, changing fortunes of town. Now we will do today a closer look हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। आज हम करेंगे भाई हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में। अब ये है कहाँ, ये हमारा जो पहला पेज है वहाँ पर है। अभी हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये रहे हम्पी, सूरत, मसूलीपट्टनम. In these towns, Surat and Masulipatanam are port towns. What they are? They are port towns. And Hampi is a temple town. Let's start today's work. The architectural splendor of Hampi. हम्पी की जो वास्तुकला है भाई, उसकी सुंदरता किस तरह से वो सुंदर है भाई, किस तरह से वो बना गया है। Hampi is located in Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of Vijayanagar Empire, founded in 1336. 1336 ईस्वी में भी जो हम्पी है उसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है? कृष्णा तुंगभद्रा की नदियों की घाटी में। कृष्णा तुंगभद्रा नदियों की घाटी में है भाई। और ये विजयनगर जो साम्राज्य था उसका न्यूक्लियस, मतलब जिसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु, या फिर हम कहते हैं मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु था भाई किसका? विजयनगर साम्राज्य का। The magnificent ruins at Hampi reveal a well fortified city. अब जो हम्पी है उसके जो शानदार जो खंडहर है, जो बचे कुछ अवशेष हैं, वो हमें बताते हैं भाई ये हम्पी एक अच्छी खासी किलेबंद शहर था भाई। इसके चारों तरफ किलेबंदी थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी, बहुत सारे किले थे। No mortar or cemented agent was used in the construction of these walls and technique followed as to wedge them together by interlocking. अब ये जो किस तरह की बनाई गई थी, ये जो दीवारें वगैरह थी, जो किले वगैरह बनाए गए थे, इनमें खास तकनीक का प्रयोग किया गया था भाई, जिसमें कोई भी गारे या फिर चूने का प्रयोग नहीं किया गया था जिससे कि वो आपस में चिपक जाए। तो भाई उनकी जगह पर उन्होंने क्या किया था? इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज किया था। आपस में
फंसा करके गूंथे हुए, जैसे अभी हम आज भी देखते हैं जो दीवारें होती है, एक ईंट दूसरी ईंट के अंदर फंसा दी जाती है और इस तरह से दीवारें बनाई जाती हैं। वी कैन सी इन दिस पिक्चर इंटरलॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ द हम्पी वॉल्स। जैसे अगर हम देखें भाई, जैसे कि हम देखें भाई, इंटरलॉकिंग किस तरह से की जाती है, जैसे हमारे हाथों में इस तरह से फंसा करके इंटरलॉकिंग की जाती है, तो इस तरह से ये दीवारें बनाई जाती थी। तो अब फोर्टिफाइड सिटी, एक किलेबंद शहर। दिस इज हाउ ए पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पीज डिस्क्राइब्ड हम्पी इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में डोमिंगो पीज नाम का जो एक पुर्तगाली व्यापारी था, उसने कुछ बातें हम्पी के बारे में बताई थी। वो क्या क्या थी? एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु केम फ्रॉम गोवा, दिस किंग was made within it a very strong city, fortified with walls and towers। भाई गोवा की तरफ से आने वाले लोग, क्या क्या कहा भाई उन्होंने, गोवा से आने वाले लोग जिस द्वार से गुजरते थे या फिर जिस द्वार से वो हम्पी में एंट्री करते थे, प्रवेश करते थे, तो भाई राजा ने वहाँ पर एक सुदृढ़ मतलब बहुत ही मजबूत नगर बसा रखा था, जो कि फोर्टिफाइड था, किलेबंद था। दीज वॉल्स वर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज, ये दीवारें दूसरे शहरों की तरह नहीं थी। दूसरे शहरों में जिस तरह की दीवारें होती थी वो उनकी तरह नहीं थी। बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मेशनरी सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट्स। ये भी राजगिरी या फिर मिस्त्रीपना जिसे हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसका एक उत्कृष्ट नमूना था, वे उदाहरण था, जो कि कुछ से भागों में देखने को मिलता है, कुछ एक भागों में। एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर देयर मैनर विद फ्लैट रूफ्स, और जिसके अंदर जो भवन थे वो अत्यंत ही सुंदर कतारों में थे, जिनकी छतें सपाट चपटी थी हुई, जिनकी बिल्कुल जैसे हमारे घरों की तरह सीधी छतें थी हुई। तो इसको मैप में हम एक बार देख लेंगे भाई कि कहाँ जो हम्पी है उसकी ये कहाँ है, कि भाई किस तरह के जो वास्तुकला थी किस तरह से बनाए गए थे। वो हम देखते हैं भी आजकल हमारे हमारा जो चंडीगढ़ कैपिटल है उस तरह से वो कतारों में बनाई गई थी, उसकी संरचना की गई थी हम्पी की। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से थी भी वो। तो यहाँ पे भाई चंडीगढ़ जो हमारी कैपिटल है, मतलब जो शहर है, उसमें हम देखें थे भाई यहाँ पे लाइनें ही लाइनें हैं, इस तरह की और इस तरह की वर्टिकल और ओरिजेंटल लाइंस हैं। ये लाइंस है इनकी सड़कों की, इनकी स्ट्रीट्स की जो उस शहर में है, और इसी तरह से हम्पी को भी डिजाइन किया गया था। अच्छा, इसके बाद है द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। जो हम्पी की जो वास्तुकला है वो डिस्टिंक्टिव है, एक खास तरह की थी, विशेष प्रकार की थी। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडिड आर्चेस। जो भी हम्पी में जो भी रॉयल कॉम्प्लेक्स थे, जो शाही भवन थे, शाही महल थे, उनके जो इमारतें थी वो स्प्लेंडिड आर्चेज, बहुत ही जिसे भव्य कहते हैं, बहुत ही सुंदर आर्चेज मेहराब वाले थी, डोम्स थे, गुंबद थे और पिलर्ड हॉल्स विद निचेस।
पिलर्ड हॉल्स मतलब जो बड़े बड़े कमरे जिसे हम हॉल कहते हैं उनमें स्तंभ लगे हुए थे, पिलर लगे हुए थे बीच बीच में। नीचेज, नीच मतलब होता है आला, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं नीच का मतलब है आला या फिर छोटी सी अलमारी जो हम दीवार के अंदर बनाते हैं भाई। फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, मूर्तियों को रखने के लिए। चलिए नीचेज, पिलर्ड हॉल्स, डोम्स और आर्चेज एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, नीचेज, नीच जो हम दीवार में एक जगह छोड़ देते हैं। देखिए ये पूरी की पूरी एक दीवार है और इस दीवार में ये एक छोटी सी जगह छोड़ दी गई है ताकि मूर्ति को रख सकें। हम आजकल भी हमारे जो घर है उसमें भी देखते हैं, पुराने टाइम के घरों में भी देखते थे भाई ये। और इसके बाद है भाई डोम्स, जो गुंबद होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते थे ये देखिए। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे गोल गोल संरचनाएं ऊपर, इन्हें हम डोम्स कहते हैं। और आर्च, ये आर्च है। ये है आर्च। ये जो हमें इस तरह के दीवार के अंदर बने हुए दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम आर्च कहते हैं, मेहराब कहते हैं। तो ये रहे आर्च का एक एग्जाम्पल, जो कि भी उस समय जो शाही महल थे उसमें बनाया जाता था ये आर्च। ठीक है। और इसके साथ ही पिलर्ड हॉल, जैसे कि पूरा का पूरा एक हॉल है, एक बड़ा सा कमरा है और इसके अंदर बहुत सारे पिलर्स हैं। ये पिलर्स है भाई, पिलर्स, खम्बे जिसे हम थंबी भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, पिलर्स। तो इस तरह के जो आर्किटेक्चर था, भवन थे, वो बनाए गए थे हम्पी में। दे आल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स, और उनमें भाई वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स, अच्छे से सुनियोजित ढंग से बनाए गए बगीचे होते थे भाई। कहाँ बगीचा बनाना है, किस तरह का बनाना है और उन बगीचों में किस तरह के पेड़ पौधे या फूल लगाए जाएंगे, ये अच्छी तरह से सुनियोजित किया जाता था, सोच समझ के बनाए जाते थे। एंड प्लेजर गार्डन्स, और ऐसे बगीचे जिनमें जाने से एक संतुष्टि, एक शांति मिलती है। विद स्कल्पचरल मोटिव्स, भाई बहुत ही सुंदर कारीगरी के नमूने वहाँ पे बनाए गए थे। देख लेते हैं स्कल्पचर मोटिव्स एक बार। ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के डिजाइन्स वहाँ बना दिए जाते थे भाई, जैसे खुदाई करके एक पत्थरों पर और उत्कीर्ण कर दिया जाता था बहुत ही सुंदर फूल पत्ते, और जैसे पशु पक्षियों के चित्र इस तरह से बना दिए जाते थे। सच एज लोटस एंड कोरबल, जैसे कि भी जो लोटस और कोरबेल है उनके डिजाइन्स बना दिए जाते थे। अब कोरबेल क्या होता है एक बार चलिए देख लेते हैं भाई। कोरबेल, लोटस तो तुम्हें पता ही होगा, कोरबेल हम देख लेते हैं एक बार। कोरबेल, हाँ ये कोरबेल डिजाइन। यहाँ पे एक पिलर है, ये पिलर है जो छत को सहारा देता है, और ये है कोरबेल, ये जो बनाया गया है। मतलब एक डिजाइन बना दिया जाता है ताकि वो ऐसा लगे कि भाई इसको सहारा दे रहा है, छत को सहारा दे रहा है, इसे हम कोरबेल कहते हैं। तो यहाँ भी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये कोरबेल है। हमारे घरों में भी हम बना देते हैं, जैसे भाई हमारी जो छत है, छत से के बराबर में जो हमारे छज्जे होते हैं, उन छज्जों को सहारा देने के लिए कुछ लगाते हैं, तो उन्हें कोरबेल कहते हैं। In its heyday in the 15th 16th centuries, Hampi bustled with commercial and cultural activities. 15वीं और 16वीं शताब्दी में, सदी में, जो हम्पी में जितने भी
गतिविधियाँ होती है, अभी जितना भी शोर शराबा होता था उसकी गलियों में, वो सारा का सारा कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज से भरा होता था। कमर्शियल वाणिज्यिक मतलब व्यापार की, और कल्चरल संस्कृति की, उनकी गतिविधियाँ चलती रहती थी। Muslim merchants, chettis and agents of European traders such as the Portuguese thronged the markets of Hampi। ये जो लोग थे भी, जैसे मुस्लिम व्यापारी थे, चेत्ती थे, और यूरोप के जो व्यापारी थे, जिनमें थे पुर्तगाल के, खास तौर से वहाँ मार्केट में घूमते रहते थे भी। वहाँ पर जमावड़ा लगा रहता था, भीड़ लगी रहती थी। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, और जो मंदिर थे वहाँ पर सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते थे वहाँ पे केंद्र होते थे, मतलब मेनली मंदिरों में भी पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। एंड देवदासीज टेम्पल डांसर्स परफॉर्म बिफोर द डाइटी, और जो टेम्पल डांसर थी, जो मंदिर में नाचने गाने वाले थे, जिसे देवदासी कहा जाता था, वो उन देवताओं के सामने परफॉर्म करते थे, नाच गाना प्रस्तुत करते थे। रॉयल्टी एंड मासेज इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपाक्षा, ए फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल, और किनके सामने वो देवदास नाच गाना करते थे? रॉयल्टी शाही परिवार, और मासीज आम जनता के सामने। उन मैनी पिलर्ड हॉल्स बहुत सारे स्तंभों के कक्षों में, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था पिलर्ड हॉल्स का, उसी तरह के बहुत सारे बड़े बड़े हॉल में। और ये किस तरह के टेम्पल हुआ करते थे? विरूपाक्ष, जो कि एक शिव की एक फॉर्म है भाई, जैसे हम कहते हैं भाई देवी देवताओं ने अलग अलग रूप लिए, तो विरूपाक्ष जो थे वो शिव के एक रूप माने गए थे। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। भाई उस समय महानवमी एक त्योहार मनाया जाता था हम्पी में, जो कि बहुत ही मुख्य त्योहार था, जिसे हम आजकल नवरात्रि कहते हैं। Archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs। अभी जो पुरातत्वविद हैं, जो मतलब जमीन को खोद के और इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, उन्हें महानवमी एक मंच के बारे में पता चला है। उन्होंने खोजा है भी कहीं से, जहाँ पर जो राजा महाराजा थे वो अपने गेस्ट, जो अतिथि थे, मेहमान थे, उनका स्वागत करते थे, और जो उनके नीचे जितने भी व्यक्ति होते थे, अधीस्त जिसे हम कहते हैं, उनसे उपहार लिया करते थे। फ्रॉम हेयर ही आल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स, और वहाँ से वो और क्या क्या काम किया करते थे? वो रेसलिंग बाउट्स मतलब कुश्ती के, या फिर उस समय हम कहते हैं भाई मलयुद्ध के कार्यक्रम देखा करते थे, और डांस और म्यूजिक एंजॉय किया करते थे। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of Vijayanagara in 1565 by the Deccanese sultans, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar। वही 1565 ईस्वी में जो दक्कन के सुल्तान हुए हैं, राजा महाराज हुए हैं, गोलकुंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर के, बरार और बीदर के, उनसे इन विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हम्पी का विनाश शुरू हो गया, उसकी पतन शुरू हो गया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में, और 1566 ईस्वी तक इसका पतन शुरू हो गया था, इसका हम्पी का। एक गेटवे टू द वेस्ट सूरत, अब नया नगर है, एक और नगर है सूरत, जो कि गुजरात में है। भाई गेटवे टू द वेस्ट, पश्चिम का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है अभी। सूरत इन गुजरात was the emporium of western trade during the Mughal period, along with Cambay, present day Khambat and somewhat later। सूरत
जो कि मुगल काल में कैम्बे, आज जिसे हम कहते हैं खंबात की खाड़ी, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का केंद्र बना बना रहा भाई। सूरत was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz। ये जो गल्फ ऑफ ओमरुज है, ओरमुज की जो खाड़ी है, वहाँ से ये पश्चिमी एशिया का गेटवे कहलाता था। ये भारत में होने वाले व्यापार का पश्चिमी द्वार कहा जाता था। और इसके साथ व्यापार कहाँ से होता था? ओमरुज की खाड़ी से। सूरत has also been called the gate to Mecca because many pilgrim ships set sail from here। और सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, मक्का को जाने वाला दरवाजा भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री थे भाई, पिलग्रिम श्रद्धालु जो थे, हज यात्री जो थे, उनकी जहाज यहीं से मक्का के लिए जाती थी। द सिटी वाज कॉस्मोपोलिटन, जो शहर था वो कॉस्मोपोलिटन का था, मतलब सर्वदेशीय शहर था। मतलब वहाँ पे अलग अलग देशों के लोग आते थे, जैसे आजकल हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद में देखते हैं, वैसे ही पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर। और वहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते थे, जिसमें अनेक जातियाँ थी और संप्रदाय थे। In the 17th century, the Portuguese, Dutch, English had their factories and warehouses at सूरत। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली और डच और इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश जो लोग थे, उनकी फैक्ट्रीज थी भी वहाँ पे, कारखाने थे और वेयर हाउस, गोदाम थे वहाँ पर। कौन सी सिटी में? सूरत में। According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time। अब ये भी ओविंगटन नाम के एक इतिहासकार हुए हैं अंग्रेजों के, तो उन्होंने सूरत के बारे में 1689 में लिखा था कि भाई वहाँ पर किसी भी समय हम जाके देखें तो वहाँ पे शायद 100 के करीब जहाज खड़े मिल ही जाते थे, चाहे हम कभी भी जाए, चाहे दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम में, हम कभी भी जाए तो वहाँ पर इतने जो जहाज थे, पानी के जहाज, लंगर डाले मिल जाते थे। There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles। वहाँ पर बहुत सारी रिटेल और होलसेल, खुदरा और थोक और जो फुटकर जिसे कहते हैं भाई, थोड़ी मात्रा में और बड़ी मात्रा में जो दुकानें सामान बेचती थी, वो मिल जाती थी, जो कि कपड़े बेचने का काम करती थी। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स। जो सूरत का जो व्यापार था, जो कपड़े थे भी, वो बहुत ही फेमस थे, क्योंकि उसमें होती थी गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जो सोने के काम के किए जाते थे भाई, उन पे सोने से उनका किनारे